नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 का जो एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर माह में होने जा रहा है। जो कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वह होना चाहिए 80 प्लस का। ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें लिख भी दिया है कि इस बार अच्छे मार्क्स ज़रूरी। तो ये अच्छे मार्क्स क्यों ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इस बार काफ़ी संख्या में लेखपाल के पद आएंगे, बीडीओ के और लोअर पीसीएस के भी पद आएंगे। इस तरह से विभिन्न टाइप के पद आने वाले हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे आप प्री क्वालिफाई कर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको फॉर्म भरने का मौका मिल सके, जिसमें आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि और जिस प्रश्न का यदि आपको जवाब आ रहा है आप उसका कमेंट करते चलेंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सेम इसी तरह के देखने को आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। अर्थात ऐसा कौन सा वह शासक था जिसने रुपया नामक का सिक्का जारी किया था। तो ये कौन था, यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करते चलें। तो वो था शेर शाह। कौन था? शेर शाह। इस तरह से इसका डी वाला जो ऑप्शन आपका सही होगा। इस क्लास में आप लोग देखेंगे 20 प्रश्न जो है वह जीके जीएस के लिए गए और 20 प्रश्न हिंदी के लिए गए। कुल मिलाकर के जो प्रश्नों की संख्या होगी इस क्लास में 40 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 40 क्वेश्चंस होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो ये कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? ये थे उतवी थे। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है। क्या चीज़? पुहार किसके तट पर स्थित है? तो ये बेसिकली कौन से तट पर स्थित है? ये स्थित है कावेरी के तट पर। जो कावेरी नदी है उसी के तट पर ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। अर्थात जो महावीर स्वामी थे उन्हें किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऋजुपाल का। डी वाला यदि आपका ऑप्शन होगा तब आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं और ज़्यादातर आप लोगों का सही जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में। आप अच्छे से पैट की तैयारी कीजिए और लेखपाल में या लोअर पीसीएस में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि जो लेखपाल के पद होंगे वो 9000 प्लस के समथिंग आने वाले हैं, जो कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। चलिए देखते हैं अगले पेज को। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल एक स्थल से संबंधित है। जो राग का टीला है वह किस काल से संबंधित है। तो इसका संबंध किससे? इसका संबंध है संगन कल्लू से। किससे संबंध है? संगन कल्लू से। बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब होगा। आपके लिए कंप्लीट यूपी ट्रिपल एससी पैट की सिलेबस आधारित तैयारी कराई जाएगी। अभी एक डेमो टाइप का ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसके बाद में आपके लिए विथ थ्योरी के साथ और प्लस क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के आपके लिए करवाए जाएंगे। और यदि इस क्लास की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। तो यह कब प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बी वाला यदि आपने जवाब दिया है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। उनका जो उद्देश्य पर्पस या महत्व
था, उसका क्या था? तो उसका क्या था? उसका था नमक कानून को निरस्त करना। जो नमक के विरोध उन्होंने आंदोलन किया था, उसी को निरस्त कराने का उनका पर्पस था। ये वाला जो ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो किस सन में ये स्थापित हुई थी? ये आपकी स्थापित हुई थी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरह से आप डी वाला जो ऑप्शन होगा उसे टिक कर देंगे। जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो स्कोर कार्ड होता है भाई, अब जो वैलिड होने वाला है वह 3 ईयर्स के लिए अर्थात 3 साल के लिए वैलिड होने वाला है। इसलिए आप अच्छे से मार्क्स चलाएं और 3 साल तक अपने कार्ड को वैलिड कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो यह समर्थन किसने किया था? ये जो समर्थन किया था ये किया था बनारस ने। इसका समर्थन किया था बनारस ने। डी वाला यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। आप लोग क्लास को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। यदि आप क्लास को स्किप करेंगे तब आप बहुत कुछ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के स्कोर कार्ड में जब आपके अच्छे मार्क्स होंगे तभी आप आवेदन कर पाएंगे लेखपाल या लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। यह बात आप विशेषकर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? भाई ऐसा व्यक्ति कौन था? वह था लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, किसकी पूछी गई है? ये नदी जो पूछी गई है ये एशिया की नदी पूछी गई है। तो वह कौन सी सबसे लंबी नदी है एशिया की? वह है यांगत्से नदी है। जिससे सी वाला जो आपका ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बृहत ज्वार आता है, जो बृहत ज्वार है ये कब आता है? ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी में कई बार पूछा जा चुका है। बताइए कब आता है? यदि आपको जवाब आ रहा है आप कमेंट करें। देखिए ये बेसिकली आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। क्या होते हैं? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब क्या आता है? बृहत ज्वार आता है। क्या आएगा? बृहत ज्वार आएगा। इस तरह से जो ए वाला ऑप्शन होगा इसे आप टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? क्या ये अरब सागर में उत्पन्न होंगे, अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होंगे, भूमध्य सागर में, या हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो ये किस में उत्पन्न होते हैं? ये बेसिकली उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। इस तरह से आप सी वाले को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत अवस्थित या लोकेटेड है, तो किस लोकेशन में लोकेटेड है? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका अक्षांश जो होता है अक्षांश 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से और 37 अंश 6 डिग्री उत्तर तथा देशांतर इसका जो होता है वह होता है 68 अंश 60 डिग्री पूरब से और 97 अंश 25 डिग्री पूरब के मध्य होता है। इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? किसका पूछा गया है? सकल आबादी का पूछा गया है। तो कितना होगा? 29% होगा, 30%, 31% या 32% होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा
सी वाला जो ऑप्शन होगा 31%, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साग पत्र एल सी दिया जाता है, जो एल बटा सी है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका बेसिकली दिया जाता है एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। इस तरह से यदि आपका जवाब बी वाला होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए यूपी स्पेशल से देखने को अवश्य मिलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? तो अब इसका सही जवाब आप करेंगे कानपुर में। ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। जो रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी तो ये किसके द्वारा लागू की गई थी? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जनता सरकार के द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माना जाता है? ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा M3। क्या बोलेंगे इसे? M3। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंध है इसका वित्त मंत्रालय से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको क्रम से इसे लगाना है। लगाएं आप लोग, क्रम से किस तरह से लगाएंगे इसके लिए कमेंट करें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए पहले नंबर पे आपका आ जाएगा थर्ड वाला। क्या आ जाएगा? थर्ड वाला। फिर आपका आ जाएगा थर्ड पे कौन सा है? अशोक मेहता समिति आपके थर्ड पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरे पे आपका आ जाएगा GKV राव समिति, तो ये फोर्थ वाली आपकी आ जाएगी, ठीक है। फिर आपकी आ जाएगी एलम सिंधवी समिति, या फर्स्ट पे आ जाएगी। ये आप 3 ही मैच करके देख लें कौन से वाले ऑप्शंस में है। ए में नहीं है, बी में नहीं है, ये आपके सी वाले ऑप्शंस में। इस तरह से आपका जो सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो कहाँ लाया जा सकता है ये विधेयक? ये विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। इस तरह से आपका सी वाला आप इसे सही कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? आपको बताना है कि जो शून्यकाल की जो प्रक्रिया है जो भारत के संविधान के में संसदीय व्यवस्था के नाम से जानी जाती है वह किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है, किस देश से ली गई है आपको कमेंट करके इसका जवाब बताना है। ये किस देश से ली गई है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस देश से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो नागरिकता के संबंध में कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? यह आपका सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा इसी को आप टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये अध्यक्ष कौन था? ये अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जो प्रांतीय समिति थी संविधान की तो उसके जो
अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम जो 2025 में होने जा रहा है उसमें आपके लिए जीके जीएस के इसी तरह के प्रश्न पैटर्न पर आधारित आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से मार्क्स लाएं, जो कि स्कोर कार्ड जो आपका अच्छा स्कोर कार्ड होगा तभी आप नेक्स्ट फॉरम में लेखपाल या लोअर पीएससीएस में आप अप्लाई कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार की काफ़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली हैं, इसलिए आप स्कोर कार्ड में अच्छे से मार्क्स लाने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो क्या होता है रक्त का दाब? बताएं आप लोग। ये बेसिकली होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो शरीर में जो रक्त का दाब जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा इसे आप टिक कर देंगे। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि इन 40 क्वेश्चनों में से यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के प्रैक्टिस सेट में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया। जो जीव विज्ञान नाम आपने सुना होगा, जिसे बायोलॉजी के नाम से भी आप जानते हैं, तो ये नाम जो जीव विज्ञान का था वह किस पर्सन ने दिया था? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा, ये किसने दिया था? यह इसका जवाब आपके लिए कमेंट करके बताना, ये नाम किसने दिया था। 2 प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बता दिए गए, जिनका आपके लिए जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो नाम दिया था वह लैमार्क ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक कंपाउंड कौन सा होगा? क्या यह ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा या सेलुलोज होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, यही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध आपका होता है सौर ऊर्जा से होता है। जो फोटोवोल्टिक सेल होता है इसका संबंध सौर ऊर्जा से होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना, इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है? बताएं आप लोग, गोदान किसकी रचना है? वेरी इजी क्वेश्चन है, जो कि आपको सभी भाई बहनों को इसका जवाब आता होगा कि गोदान किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है? ये रचना है प्रेमचंद्र जी की रचना है। अब आपको बताना कि आगे की एक रचना का नाम आपके लिए कमेंट करके बताना कि आगे की जो फेमस एक रचना है वह कौन सी है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, तो इसके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा कि वह तो यार ईद का चांद हो गया, सुना होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ईद का चांद होना। जो सी वाला ऑप्शन होगा इसे आप टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। क्या पहचाना? सही वाक्य पहचानना है, तो सही कौन सा वाला हो जाएगा? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, क्या ये सही होगा? कमेंट करना आपको इसका जवाब। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। जो ए वाला जो ऑप्शन होगा इसे आप टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट करें। तो इसका जो बेसिकली सही जवाब हो जाएगा, जो पहला ही वाला ऑप्शन है वायु और अगन के लिए कहते हैं।
ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें बताना कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा है जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, जो पंकज है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये वाला, यही आपका सही जवाब होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपने 40 क्वेश्चनों में से, जिसमें से जो मैथ के क्वेश्चंस थे 4 से 5, उन्हें आप स्किप करके आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और क्लास को आप लोग लाइक करते चलें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर BPSSC पैट की 2025 की आपके लिए सभी क्लासेस आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।